हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी इन डीप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली पहले हम कम्युनिकेशन का मीनिंग देख लेते हैं। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके जरिए कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने मैसेजेस को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को एक्सचेंज करती है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो उसके अंदर जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हैं वो सारे आपस में मिलकर कोई डिस्कशन करते हैं, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा से एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में होती है। सेंडर यानी कि वो पर्सन जो कि अपना मैसेज पहुंचाना चाहता है, कन्वे करना चाहता है, एंड रिसीवर वो पर्सन होता है जो सेंडर के मैसेज को इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल स्टेजेस होते हैं जिससे कम्युनिकेशन को गुजरना पड़ता है। अब ये सारे स्टेजेस और क्या प्रोसेस होता है प्रॉपर और इफेक्टिव और गुड कम्युनिकेशन करने का, ये हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं एंड इसके सारे स्टेप्स देखते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन इज बेसिकली सेंडर। सेंडर का मतलब क्या है? कोई सोर्स, कोई कम्युनिकेटर, ठीक है, जिसको अपना मैसेज कन्वे करना है। सेंडर बेसिकली वो पर्सन होता है या फिर वो एंटिटी होती है जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करती है। इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करती है जो कम्युनिकेशन को बाय जनरेटिंग एंड डिलीवरिंग अ मैसेज। यानी कि वो कोई मैसेज को जनरेट करेगा, जो भी थॉट है उसके मन में चल रहे, जो इमोशंस है, जो आइडियाज है, जो वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वो उस मैसेज को जनरेट करता है। जो सेंडर होता है वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है, एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स को चूज करता है, जो वर्ड्स उसे लगते हैं इजी टू अंडरस्टैंड है ताकि रिसीवर उसको समझ सके। ठीक है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कैसे वो अपने मैसेज को इफेक्टिवली तरीके से डिलीवर करेगा, यानी कि रिसीवर तक पहुंचाएगा। रिसीवर बेसिकली वो पर्सन जिसको सेंडर अपने मैसेज को कन्वे करना चाहता है। तो सेंडर ने क्या करा? इन शॉर्ट, सेंडर वो पर्सन होता है जिसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, वो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को, एंड इनिशिएट करने के लिए वो अपने सारे थॉट्स को गैदर करता है, एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स का सिलेक्शन करता है और एक डिलीवर को चूज करता है जिसके थ्रू वो अपना मैसेज इफेक्टिवली पहुंचा सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मैनेजर है और मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना है एक नई कंपनी पॉलिसी के बारे में। अब जो मैनेजर है वो बेसिकली कौन है? सेंडर है, बिकॉज किसको अपने मैसेज को कन्वे करना है? मैनेजर को कन्वे करना है। तो जो मैनेजर होंगे वो केयरफुली ड्राफ्ट करेंगे एक ईमेल जिसके अंदर वो सारे एक्सचेंज, जो भी चेंजेस हैं उनकी कंपनी में हो रहे हैं रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी, उसके बारे में वो लिखेंगे और अपने मैसेज को कन्वे कर देंगे थ्रू आउट द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट वन विल बी मैसेज। मैसेज का मतलब है आइडिया या फिर इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड, यानी कि आपके पास क्या आइडिया, आप कौन सी बात अपने रिसीवर को कन्वे करना चाहते हो, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जो आप कन्वे करना चाहते हो, वो मैसेज के अंदर आएगा। मैसेज बेसिकली एक इंफॉर्मेशन होती है, थॉट होता है या फिर कोई भी फीलिंग होती है जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है रिसीवर को। मैसेज जो होता है वो वर्बल, वर्बल यानी कि आप लिख कर, बोल कर, किसी भी तरीके से कर सकते हो, या फिर नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर बेसिकली आप बॉडी गेस्चर के थ्रू या फिर फेशियल एक्सप्रेशन या फिर कोई इमेजेस, कोई वीडियो सेंड करके भी अपनी बात को आगे कम्युनिकेट कर सकते हो। एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैसेज का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी से क्लैरिटी मेंटेन रहती है। क्लैरिटी का मतलब क्या है? रिसीवर को आपकी बात तभी समझ में आएगी जब आप प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी के साथ अपने मैसेज को लिखोगे, एंड इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस भी बिल्कुल कम रहते हैं, एंड रिसीवर को इजीली आपकी बात समझ में आ जाएगी जो आप कन्वे करना चाहते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब जो मैनेजर हमने वाला एग्जाम्पल लिया था, तो मैनेजर को ईमेल लिखनी है ताकि वो नई कंपनी के अंदर जो भी पॉलिसी आ रखी है, न्यू पॉलिसी जो आई है कंपनी के अंदर, उसको कन्वे कर सके टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज। तो जो मैनेजर्स होगा वो पूरी डिटेल्स मेंशन कर देगा ईमेल के अंदर, जैसे कि जो नई पॉलिसी है उसकी स्टार्ट डेट क्या है, कब से वो स्टार्ट होने वाली है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे जो एम्प्लॉयज को मिल सकते हैं, कब क्या क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस रहेंगी, रूल्स और रेगुलेशंस क्या रहेंगे, ये सारी चीजें वो डिटेल में मेंशन करेगा ईमेल के अंदर ताकि एम्प्लॉयज इजीली उसको समझ सकें। थर्ड स्टेप विल बी इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो इजी टू अंडरस्टैंड होती है एज पर द रिसीवर्स एंड, ताकि रिसीवर को समझ में आ जाए कि सेंडर उससे क्या कहना चाहता है। इनकोडिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर या फिर प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आइडियाज को कन्वर्ट कर देते हैं एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है वर्ड के अंदर गेस्चर्स, इमेजेस या फिर बॉडी लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना ताकि रिसीवर को आसानी से समझ में आ जाए कि सेंडर उससे क्या चीज कम्युनिकेट करना चाह रहा है।
अब जो सेंडर होता है जब भी वो कोई मैसेज लिखेगा तो उसे एज पर द रिसीवर के पर्सपेक्टिव से मैसेज को लिखना पड़ता है ताकि रिसीवर को इजीली वो मैसेज समझ में आ जाए। इसके अंदर सेंडर को कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, जैसे कि रिसीवर का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड यानी कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसको कितनी नॉलेज है, ठीक है। एज पर हिज नॉलेज वो मैसेज को समझ सकता है। उसको कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल लगती है, ज्यादा वो किस लैंग्वेज में समझ पाएगा चीजों को। तो ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है सेंडर को मैसेज के अंदर, ताकि इजीली जो मैसेज है वो रिसीवर समझ में आ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, अब जो मैनेजर वाला केस है तो मैनेज एड्रेस करता है एक डाइवर्स टीम को, ठीक है। काफी सारी डाइवर्स टीम होती है मैनेजर के पास जिसको मैनेजर को संभालना पड़ता है। तो इस केस में वो क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज का यूज करेंगे, बुलेट पॉइंट्स का यूज करेंगे ताकि क्लैरिटी को वो इंश्योर कर सके कि हर किसी को नई पॉलिसी क्लियर हो जानी चाहिए। वो कोई भी यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करेंगे, टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे जो कहीं कहीं डिपार्टमेंट्स के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो सिंपल लैंग्वेज, सिंपल नॉर्मल वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं हाईलाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज को, जैसे कि स्टार्ट डेट, इम्प्लीमेंटेशन, रूल्स एंड गाइडलाइंस, इन सब चीजों को हाईलाइट करने के लिए, ताकि हर एक पर्सन को उनका जो मैसेज है, जो नई पॉलिसी के बारे में वो कन्वे करना चाहते हैं, वो समझ में आ जाए। फोर्थ वन इज चैनल। चैनल का मतलब होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप किस मीडियम, किस रास्ते के, किस जरिए के थ्रू आप कम्युनिकेट करना चाहते हो अपनी बात को। तो जो चैनल होता है बेसिकली एक मीडियम है, एक जरिया है जिसके थ्रू आप मैसेज को ट्रांसमिट करते हो, आगे भेजते हो। जो मतलब आप किस चीज के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हो, तो उसके लिए काफी सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्बल। वर्बल का मतलब क्या है, आप फेस टू फेस जाकर इंटरेक्शन कर रहे हो पर्सन से और उसे अपनी बात को बता रहे हो, या फिर आप टेलीफोन यानी कि कॉल कर देते हो उस पर्सन को और अपनी बात को कन्वे कर लेते हो, या फिर आप एज पर द डिजिटल कम्युनिकेशन भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप वीडियो कॉल करते हो पर्सन को एंड आप वीडियो कॉल करके भी अपनी बात को कन्वे कर देते हो। नेक्स्ट कैन बी रिटर्न। रिटर्न यानी कि आप ईमेल, लेटर, रिपोर्ट या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी लिख कर अच्छे तरीके से पोस्ट, इमेजेस का यूज कर कर आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर देते हो। नेक्स्ट कैन बी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर बेसिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आपके एक्सप्रेशंस, आपके गेस्चर्स के थ्रू आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हो। फोर्थ वन कैन बी विजुअल, यानी कि चार्ट्स के थ्रू आप चार्ट बना देते हो अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, इंफोग्राफिक्स का यूज करते हो, या फिर प्रेजेंटेशंस दैट इज पीपीटी आप अगर आप बना देते हो अपनी बात को कन्वे करने के लिए। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हो टूवर्ड्स द रिसीवर। नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब जो मैनेजर होता है वो किस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को चूज करते हैं, बेसिकली वो ईमेल को चूज करता है। मैनेजर ईमेल के अंदर सारी नई पॉलिसी की गाइडलाइंस लिख देता है, स्टार्ट डेट लिख देता है, इम्प्लीमेंटेशन डेट लिख सकता है, एंड बेनिफिट्स क्या क्या होंगे नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने पर, वो सारी चीजें मेंशन कर देते हैं ईमेल के अंदर। तो मैनेजर ने ईमेल को चूज करा है एज द चैनल जिससे वो पॉलिसी की अपडेट देगा। क्यों चूज करा मैनेजर ने ईमेल, बिकॉज इससे जो एम्प्लॉयज होंगे वो इजिली मैनेजर का जो भी मैसेज है उसको कन्वे कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे अपनी कन्वीनियंस के थ्रू। एंड अगर कोई भी उन्हें नीड लगती है कि उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आ पा रही, तो वो इसी ईमेल को वापस से बैक कर पाएंगे। मतलब अगर कोई भी उन्हें दिक्कत लगती है तो ईमेल के थ्रू ही वो मैनेजर से पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर इस चीज का डाउट है, तो आप प्लीज इस चीज को क्लैरिफाई कर दीजिए। नेक्स्ट विल बी रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता है टारगेट ऑडियंस, यानी कि सेंडर किस पर्सन को अपने मैसेज को कन्वे करना चाह रहा था वो होगा हमारा रिसीवर। रिसीवर बेसिकली वो पर्सन या फिर वो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जिसको मैसेज इंटेंट करना चाहते हैं हम, जिस तक हमें मैसेज को पहुंचाना है। अब इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिसीवर की एबिलिटी को जज करने के लिए, ताकि जो रिसीवर है जो भी उसे मैसेज मिला है उसको वो इजीली इंटरप्रेट कर सके, उसको समझ सके, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मैसेज करेक्टली होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, ताकि रिसीवर और सेंडर के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो एंड सेंडर जो भी अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहता था, कन्वे करना चाहता था, वो इजीली रिसीवर को कन्वे कर सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं एम्प्लॉयज और मैनेजर वाला ही। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस के अंदर। अब जो एम्प्लॉयज हैं जब वो ईमेल को पढ़ेंगे तो वो उस ईमेल को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो नई पॉलिसी है वो अफेक्ट करने वाली है उनके वर्क इन्वायरमेंट को, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को वो जो नई पॉलिसी है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे रिसीवर कौन है, एम्प्लॉयज हैं जो उस मैसेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है बेसिकली मैसेज को इंटरप्रेट करना, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना। डिकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस या प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू जो रिसीवर होता है वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है एंड अंडरस्टैंड, यानी कि समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार सेंडर उससे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि रिसीवर का बैकग्राउंड क्या है, रिसीवर को कितनी नॉलेज है, या फिर रिसीवर का परसेप्शन है, इसी के थ्रू वो मैसेज को डिकोड करता है, उसको समझने की कोशिश करता है एज पर देयर बैकग्राउंड नॉलेज एंड परसेप्शन। क्योंकि रिसीवर को जितनी नॉलेज होगी, जितना उसका पर्सपेक्टिव होगा, उसी के दायरे में रहकर वो चीजों को समझने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इस नई पॉलिसी के बारे में जानना या फिर इस नई पॉलिसी के बारे में अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं कोई डाउट भी आ सकता है कि ये जो पॉलिसी है ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर बेनिफिशियल नहीं है तो क्यों नहीं है बेनिफिशियल, कब से इम्प्लीमेंट होगी, या फिर उन्हें कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन की भी नीड हो सकती है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन का अपना अलग माइंडसेट होता है, अपना अलग परसेप्शन, नॉलेज, बैकग्राउंड होता है, जिसके बेस पर जो वो चीजें होती हैं वो डिकोड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप विल बी फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स का मिलना रिसीवर के थ्रू टू द सेंडर, यानी कि जो रिसीवर होता है वो अपनी बात को कन्वे करता है, फीडबैक देता है कि उसे कितनी बात समझ में आई है सेंडर की, ठीक है। फीडबैक बेसिकली इस चीज को इंश्योर करता है कि जो सेंडर है उसने जो भी मैसेज भेजा था रिसीवर को वो कितना उसे करेक्टली समझ में आया है, या फिर उसे क्या डाउट है, क्या क्लैरिफिकेशन की उसे नीड है, या फिर क्लैरिफिकेशन उसकी कोई नीड नहीं है। फीडबैक जो होता है वो वर्बल हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप फीडबैक ले सकते हैं। नॉन वर्बल ले सकते हैं, नोडिंग, स्माइलिंग, कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के थ्रू आप फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगर जो मैसेज है वो क्लियर नहीं होता तो इस केस में सेंडर होता है वो रीफ्रेज, यानी कि दोबारा से अपने मैसेज के अंदर थोड़े और क्लैरिटी के साथ उसको रीफ्रेज करके दोबारा से रिसीवर को भेजता है, ताकि इस बार रिसीवर को उसका मैसेज क्लियरली समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एम्प्लॉयज जो है वो हमेशा ईमेल पे रिलाई करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। अगर उन्हें कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग द पॉलिसी, या फिर अगर आप कोई भी वो फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ठीक है, या तो फिर वो मीटिंग के अंदर अपनी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं उस चीज़ को समझने के लिए कि आखिरकार ये नई पॉलिसी क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, या फिर उसके पास ऑप्शन होता है कि वो ईमेल कर सकते हैं मैनेजर को एंड उसके बिहाफ पर वो चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये जो फीडबैक होगा इससे मैनेजर की हेल्प हो जाती है इस चीज़ को क्लैरिफाई करने में कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको मैनेजर क्लैरिफाई कर सकता है, या फिर रीफ्रेज करके दोबारा से एक नई ईमेल जनरेट कर सकता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि इस बार एम्प्लॉयज़ को ईजिली समझ में आ जाए नई पॉलिसी के बारे में। नाउ हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, जो भी अभी हमने 7 स्टेप्स पढ़े थे। एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल बिकॉज इससे आपको पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। एंड आप इस एग्जांपल का यूज कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिखने के लिए भी, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि एक टीचर है एंड वो टीचर नया कॉन्सेप्ट समझाना चाहती है अपनी क्लास को, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा स्टेप क्या था कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, दैट इज सेंडर। सेंडर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसे अपने मैसेज को कन्वे करना पड़ता है, हमने यही सीखा था। तो इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है, टीचर है, टीचर क्लास के अंदर जाती है एंड वो नोट्स प्रिपेयर करके आई है, उनके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वो इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन, यानी कि उन्हें एक इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग कन्वर्सेशन करनी है अपनी क्लास से। तो उसके बिहाफ पर टीचर ने काफी सारे नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं एंड वो नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है जो वो क्लास को समझाना चाह रही है। तो इस केस में क्लास को कौन समझाना चाह रहा है अपनी चीजों को, दैट इज टीचर। तो इस केस में हमारा सेंडर कौन होगा, टीचर होगी, बिकॉज टीचर वांट्स टू कन्वे द मैसेज टू द क्लास। सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा था मैसेज। मैसेज हमने पढ़ा था, मैसेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वो चीज, वो आइडियाज, वो इमोशंस जो आप शेयर करना चाहते हो रिसीवर को, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जो टीचर होती है वो एक्सप्लेन करती है पॉल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, वेस्ट के बारे में, तरीके जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मैसेज हैं टीचर के जो वो अपनी क्लास को समझाना चाह रही है। यानी कि टीचर है, टीचर अपनी बात को कन्वे करना चाहती थी, यानी कि फर्स्ट क्या हुआ, हमारा सेंडर टीचर हुए बिकॉज उन्हें अपनी बात को कम्युनिकेट करना था। अब वो कौन सी बात को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो क्लास को, वो आएगा हमारे मैसेज के अंदर। तो टीचर अपनी क्लास को बताती है कि किस तरीके से पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, हमारे इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप विल बी इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है इनकोड करना कन्वर्सेशन को, ठीक है। दैट इज जो टीचर है वो सिंपल लैंग्वेज का यूज करती है इनकोड करने के लिए, ताकि हर एक बच्चा जो भी क्लास के अंदर मौजूद होता है उसको इजीली समझ में आ जाए कि क्लास के अंदर क्या चल रहा है। तो इसके लिए टीचर सिंपल लैंग्वेज का यूज करती है,
एग्जाम्पल्स का यूज़ करती है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स वो देती है बच्चों को ताकि बच्चों को ईज़िली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वो पावर पॉइंट यानी कि पीपीटी भी बना के लाती है, प्रेज़ेंटेशन देती है बच्चों को ताकि हर एक बच्चे को सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन कोडिंग के अंदर टीचर ने क्या करा, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करी है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का टीचर ने यूज़ करा है ताकि हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट वन विल बी चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है, बेसिकली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि टीचर अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए किस जरिए किस मीडियम का यूज कर रही है। तो इस केस में जो टीचर है बेसिकली वो स्पोक यानी कि बोल के अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाह रही है टूवर्ड्स द क्लास। तो टीचर जो होता है वो अपनी टीचर जो होती है बेसिकली वो अपने लेसन को डिलीवर करती है बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीच, विजुअल स्लाइड्स एंड रिटन नोट्स, यानी कि यहाँ पर वो काफी ज्यादा मिक्सचर ऑफ स्पीच का यूज करे, कन्वर्सेशन मेथड्स का, कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज करे, जिसके अंदर टीचर रिटर्न नोट्स भी बच्चों को प्रोवाइड करती है, स्पीच देकर यानी कि वर्बली बोलकर वो बच्चों को चीज़ें समझाती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी वो चीज़ों को समझाती है, दैट इज़ वो पीपीटी के थ्रू भी चीज़ों को समझाती है। तो यहाँ पे टीचर ने कई सारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करा है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट वन विल बी रिसीवर। रिसीवर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको मैसेज समझ में आना चाहिए, जिसको सेंडर मैसेज कन्वे करना चाहता है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारी कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही थी, टीचर एंड द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स बेसिकली वो सारे बच्चे जो क्लास के अंदर मौजूद हैं। तो इस केस में हमारा रिसीवर कौन होगा, स्टूडेंट होगा, बिकॉज टीचर के लेक्चर को कौन सुन रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं। स्लाइड्स कौन रीड कर रहे हैं टीचर के साथ, स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं। नोट्स कौन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो इस केस में हमारा रिसीवर स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब होता है डीकोड करना हमारा जो भी मैसेज था जो टीचर समझाना चाह रही थी। तो अब डीकोडिंग के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो टीचर हमें समझाना चाह रही है, बेस्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग एबिलिटी। हमने देखा था कि हमेशा जो भी मैसेज होता है वो एज पर द रिसीवर के पर्सपेक्टिव से बनाना चाहिए, यानी कि रिसीवर को कितनी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, उसका क्या परसेप्शन है, उसका क्या बैकग्राउंड है, इस बेस पर हमें कोई भी मैसेज बनाना चाहिए। तो जो टीचर है वो भी स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज होती है, स्टूडेंट का क्या परसेप्शन होता है, इस बेस पर टीचर ने क्या करा है, अपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं फॉर द स्टूडेंट्स। तो अब क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जो भी टीचर उन्हें कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हैं एज पर देयर प्रायर नॉलेज, यानी कि उन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से कितनी नॉलेज है उसके बेस पर वो चीज़ें समझते हैं। लर्निंग एबिलिटी, वो कितनी जल्दी चीज़ों को समझ सकते हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, उनकी लर्निंग परसेंटेज क्या है, इस बेस पर वो चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज फीडबैक। फीडबैक का मतलब बेसिकली क्या है, कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, बेसिकली उन्हें डाउट आ रखा है एंड डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज करके टीचर से क्वेश्चंस पूछेंगे कि टीचर अगर ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ क्यों हो रही है, आप हमारे डाउट्स को क्लैरिफाई करो, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे, टीचर की बात से एग्री भी नहीं करते होंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो टीचर ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको प्रॉपर्ली आंसर करेंगे, जिससे टीचर को समझ में आएगा कि इन बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। एंड कुछ बच्चों को डाउट है जिसको टीचर दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट को रीफ्रेज करेगी, ठीक है, दोबारा से इजी लैंग्वेज के थ्रू या फिर मल्टीपल और ज़्यादा एग्जाम्पल्स देगी टीचर, ताकि उन बच्चों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल। ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल था जिसको आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख सकते हो एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट बिलो।